हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होते गायब हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। इक़्तिदार पर कब्जे की जंग हमेशा से ही जारी रही है। बर्रे सगीर की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होगा कि तख्त के लिए भाई भाई का दुश्मन बना तो कहीं बेटे ने बाप को कैद खाने में डाल दिया। जब इक़्तिदार के लिए खून के रिश्ते भी खिलाफ हो सकते हैं तो करीबी साथी क्यों नहीं। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जल्द अज जल्द मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ उनके करीबी साथी और हुकूमती अरकान में मुतअद्दिद वो लोग थे जो क़याम पाकिस्तान के मंसूबे के ही मुखालिफ थे। और फिर कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद तो मुल्क मुकम्मल तौर पर उन लोगों के हाथों में चला गया और आज तक ये इक़्तिदार उन्हीं हाथों में गर्दिश कर रहा है। आम तौर पर तो यही कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म की मौत तबई थी और सरकारी तौर पर भी इसे तबई ही करार दिया गया, लेकिन असल हकाइक कुछ और है। रूसी खुफिया एजेंसी KGB के डायरेक्टर के जनूबी एशिया के मुशीर एनातोली वज़ेरोफ के इंकशाफ के मुताबिक गुलाम मोहम्मद गुरमानी और नवाब ममदूद के मुताबिक कायद-ए-आज़म की मौत तबई नहीं थी बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था और इस मकसद के लिए उनके ऑक्सीजन सिलेंडर को खाली कर दिया गया था। ये बात कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना भी जानती थीं और मुस्लिम लीग के कई अहम लीडर भी, लेकिन वो मुल्क के वसी तर मफाद में खामोश रहे। क्यों? कायद-ए-आज़म की मौत को अगर कत्ल करार दे दिया जाता तो कातिल कौन ठहराया जाता? कायद-ए-आज़म की वफात से कबल ही इन्हें मंजर से हटाने की साजिश शुरू कर दी गई थी। फातिमा जिन्ना के मुताबिक अगस्त के महीने में जब वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद कायद-ए-आज़म की आयादत के लिए ज़ियारत आए तो उन्होंने अलहदगी में उन्हें बताया कि जश्न आज़ादी के मौके पर बाबाए कौम का पैगाम दबाया गया और वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के पोस्टर बनवाकर तमाम सरकारी इमारतों और अहम मकामात पर चस्पा किए गए। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म की अहमियत कम करने की साजिशों में मसरूफ थे। इससे कबल 11 अगस्त को कानून साज असम्बली से कायद-ए-आज़म ने तारीखी खिताब किया तो उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने काबीना से मुशावरत के बगैर मुल्क के परचम के मुताल्लिक करारदाद मंजूर करवा ली और अगले दिन यानी 12 अगस्त 1947 के पाकिस्तान टाइम्स के शुमारे में कायद की तकरीर परचम की करारदाद के पीछे छुप गई। क़याम पाकिस्तान के बाद लियाकत अली की कायद-ए-आज़म की शख्सियत को दबाने की ये पहली कोशिश थी। सरकारी तौर पर तो कायद-ए-आज़म की वफात के बाद नए गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने अपने पहले खिताब में कहा कि लियाकत अली खान 12 साल कायद-ए-आज़म के करीबी साथी रहे हैं। पाकिस्तान में लियाकत अली खान जैसा काबिल कोई शख्स नहीं जो मुल्क को कायद-ए-आज़म के बताए हुए रास्ते पर चलाने के लिए रहनुमाई कर सके। GW चौधरी और लॉरेंस ज़ायरिंग ने भी लियाकत अली खान को कायद-ए-आज़म का वफादार करार दिया है, लेकिन हकाइक इसके बरक्स थे। कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान के दरमियान तकसीम हिंदुस्तान से कबल ही शदीद इख्तलाफात मौजूद थे। ये इख्तलाफात पहली मरतबा उस वक्त मंजर आम पर आए जब 1936 में कायद-ए-आज़म ने यूपी में किसान पार्टी बनाने की लियाकत अली खान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लियाकत अली खान ने इस पर एहतजाज किया और मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस पर हुकूमत बरतानिया ने लियाकत अली खान को तजारती वफ्द के मेंबर की हैसियत से बरतानिया भेजा। विलापेट लिखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन कायद-ए-आज़म को मुतकब्बर, सर्द मिजाज और खुद पसंद समझते थे क्योंकि कायद-ए-आज़म सख्त लहजे में पाकिस्तान का मुतालिबा करते थे। 10 अप्रैल की मुलाकात के बाद माउंटबेटन ने अपने स्टाफ से कहा कि मिस्टर जिन्ना साइको केस हैं। माउंटबेटन के ख्याल में लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म की निस्बत मामलात तय करने के लिए ज्यादा बेहतर थे क्योंकि वो नेहरू की तरह खुश अखलाक,
اور مناسب تھے، اور 10 اپریل کی رات کو جب لیاقت علی خان ماؤنٹ بیٹن کے پاس سے رخصت ہوئے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ لیاقت علی خان نے مجھے اس دیوان پاکستان کی بجائے زیادہ بہتر حل کے لیے مدد دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے اختلافات کی سب سے بڑی شاہد محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ وہ اپنی یادداشتوں میرا بھائی میں لکھتی ہیں کہ جولائی 1948 کے آخر میں لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے قائد اعظم سے ملنے زیارت پہنچے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ وہ گورنر جنرل سے ملنے آئے ہیں تو میں نے بھائی کو اطلاع دی۔ وہ مسکرائے اور کہا، فاتی تمہیں پتا ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بولے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری بیماری کتنی سنگین ہے اور میں کب مروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں میں نے مشکل سے روکا تو کہنے لگے، فاتی تمہیں بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیاقت علی خان اس کے بعد ڈاکٹر الہی بخش سے ملے اور ان سے قائد اعظم کی بیماری کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ بعد میں قائد اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش کی تعریف کی اور کہا کہ مناسب وقت آنے پر قوم کو خود اپنی حالت اور بیماری کی نوعیت کے بارے میں آگاہ کر دوں گا۔ قائد اعظم بھی ان لوگوں کی اصلیت جان چکے تھے، لیکن ملک کی سلامتی اور مفاد کی خاطر ان کو برداشت کرنا پڑا۔ 11 ستمبر کو جب طبیعت خراب ہونے پر قائد اعظم کو کراچی لے جایا گیا تو ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس لے جانے کے لیے بھیجی گئی ایمبولینس انتہائی خستہ حال تھی اور راستے میں مہاجر بستی کے قریب خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے تک 2 گھنٹے لگے۔ شروع میں جیسے بتایا گیا کہ روسی خفیہ ایجنسی اور مسلم لیگ کے اہم رہنماؤں کے مطابق قائد اعظم کے آکسیجن سلنڈر کو خالی کر دیا گیا تھا، جس کے باعث وہ انتقال کر گئے تھے، تو تاریخ کی کتابیں اور عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کی وفات سے پہلے جو آخری شخص ان کے پاس تھے وہ صاحبزادہ لیاقت علی خان تھے۔ ہم نے جو حقائق پڑھے، جو عینی شاہدین کی باتیں سنی، اس کی بنا پر معلومات آپ تک پہنچا دیں۔ فیصلہ آپ خود کریں گے۔